अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, जब से पीएसएल शुरू हुआ है काफ़ी सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसी टीम्स हार जाती हैं जो सोचा भी नहीं होता कि हार जाएंगी, और कुछ ऐसी टीम जीत जाती हैं जो सोचा भी नहीं होता कि जीत जाएंगी। कल का मैच था, खासी उम्मीदें इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थीं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर दिखाया, मैच जीत गए, पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया, बाबर आजम को रन आउट कर दिया। और उसके बाद नाज़रीन जो मैच की सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी के हाथ से बाहर होती गई और फिर यकीनन मैच जो है वो जाना ही था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब। तो नाज़रीन इस हवाले से बात करते हैं और मज़ीद आज बात करेंगे आज के मैच के ऊपर, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के साथ उनका मैच है और मुल्तान सुल्तान्स ऑलरेडी विनिंग टीम है। तो अब देखना यह है कि क्या होता है, स्कोर क्या होता है, क्या प्लानिंग की जाती है, कैप्टेंसी को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ, आप सबकी जान पीएसएल की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे, स्ट्रैट्स को हमारे सामने लेकर आएंगे। कल भी खासी सपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थी। आज देखना ही है कि आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं आपके फेवरेट उमर ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। हाफिज़, अब आपसे जानना चाहूँगी, कल आपका भी कहना था कि कहीं ना कहीं जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड आज करके दिखा सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि बाबर पर ही सारी जिम्मेदारी आयद नहीं है, बाकी प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। साइम ने कल 2 विकेट्स भी ली, फिर भी क्या कहेंगे, कहाँ मिस्टेक रही? देखिए, एक जब बाबर आजम जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम का हिस्सा हों और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार भी होता है, नज़रें भी होती हैं, और अगर बाबर किसी भी मैच में एक बड़े चेज़ में जल्द आउट हो जाएं तो फिर वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में हों या फिर वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हो तो बाद में आने वालों के लिए मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल जिस तरह से वो कल आउट हुए, रन आउट हुए, वो बहुत जल्दी में खेला गया एक, ये शॉट नहीं, जो जल्दी में लिया गया एक रन था, वो रन नहीं था जिस पर वो भागे और फिर आपने देखा कि वो रन आउट भी हुए। एक तो बैक फुट पंच था, बैक फुट पे उन्होंने उसको खेला और पहुंच नहीं पाए, डायरेक्ट हिट लगा और फिर नुकसान उसका पेशावर ज़ल्मी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो बाबर आजम की आउट होने पर ही हुआ है। अगर बाबर आजम आउट ना होते तो ये जिस तरह का पिच खेल रहा था सेकेंड इनिंग्स में भी, और जितनी बाउंड्रीज़ थी, छोटी बाउंड्रीज थी, कोई बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज नहीं थी, तो ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था कि ना हो पाता। आपने देखा कि हल्का सा खेले हैं, थोड़ा सा सांस मिला आमिर जमाल और वॉल्टर को, और देखें उन्होंने रन्स कैसे निकाले। तो अगर 5 आउट होने के बाद भी इस अंदाज से रन्स हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि विकेटें अगर आपके हाथ में हो तो मैच आपके लिए आसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बाबर ही एक बड़ा थे उसमें नुकसान, टर्निंग पॉइंट, या जो भी आप उसको कह लें। बाबर के आउट होने के बाद साइम को वैसे ही कल नसीम ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, और नसीम शाह जब बॉल उनका जैसे ऑफ द पिच हिल रहा था, साइम बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। बॉल चूंकि कभी अंदर आ रहा है कभी बाहर जा रहा है, तो उनके लिए मुश्किल था उसको मैनेज करना, कि जो उसका स्विंग हो रहा है बॉल उसको कैसे मैनेज करना है। तो वो बड़े अच्छे अंदाज में नसीम ने बॉलिंग भी की, साइम के लिए मुश्किलात भी थी, फिर बाबर का रन आउट हो गया। पर उसके बाद उनके बाद में आने वाले बल्लेबाज, बिलखुसूस जब रॉबन पावल के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें थीं तो वो भी जल्द आउट हो गए। तो ये बाबर के बाद वो संभले नहीं, और फिर वो आखिर तक आपने देखा है कि वो मैच में वापस नहीं आए, गो कि एक थोड़ी सी दिलचस्पी ज़रूर पैदा की कि जब शॉट्स लगते हैं तो लोग उसको अच्छा तो लगता है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जब शॉट्स लग रहे होते हैं। तो आमिर जमाल ने जो इनिंग्स खेली वो बहरहाल उनकी ज़ाती हैसियत में उनको ज़रूर ये कहा जा सकता है कि वो एक बैट्समैन की हैसियत से या ऑलराउंडर की हैसियत से अगर आने वाले दिनों में उनको देखा जा सकता है तो वो एक आप उसको कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, कि फ़ास्ट बॉलिंग भी करते हैं, तेज़ गेंदबाजी भी करते हैं। फिर उन्होंने बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में भी, रन्स किए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने विकेटें भी लीं जब टेस्ट सीरीज़ वो खेल रहे थे। यहाँ पर एक मरतबा फिर उन्होंने बड़ी जारहाना अंदाज से बैटिंग की। जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे तो शॉर्ट पिच बॉलिंग पर पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को बैटर्स को मुश्किलात का सामना था, लेकिन इन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग को, शॉर्ट बॉल्स को बहुत अच्छे तरीके से खेला। इनको मेरा ख्याल एक आध बॉल लगा भी था या बाउंसर हुआ था बहुत ख़तरनाक किस्म का, मतलब मिच स्टार्क ने किया था या पैट का, मिच स्टार्क ने किया था मेरा ख्याल है। तो उन्होंने बड़ा तंजिया हंसे थे इनकी जाने। फिर इसके बाद फिर तारीख़ का हिस्सा बाकी जितने उन्होंने रन्स किए, जिस तरीके से बैटिंग की, तो कल भी उन्होंने वही झलक दिखाई है कि उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड किए, क्राउड को एंटरटेन किया। गो कि मैच उनकी टीम नहीं जीत पाई है, लेकिन पाकिस्तान के अगर क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखते हैं तो आमिर जमाल का परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है।
बाकी इस्लामाबाद को फ़ायदा ये है कि उनको इब्तदा में अगर पहले 1-2 मैचेस देखते हैं तो उनको चेंज पर या इनिंग्स के दरमियाने हिस्से में विकटें लेने वाला बॉलर उनके पास नहीं थे, तो हुनैन ने वो कमी बड़ी अच्छे तरीके से पूरी की है। कल भी उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकटें हासिल की। आज़म खान के कैच को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया वो बड़ा मुश्किल बाहर का आया था, तेज़ था। और उन्होंने उसको बहुत अच्छे अंदाज में विकटों के पीछे वो कैच लिया। उनकी दाद बनती है इस कैच पे। और हुनैन ने अच्छी गेंदबाजी की, विकटें ली। और फिर जब आपके 5 आउट हो जाएँ 15, 20, 25 पर और आप लगभग 200 की चेज़ में हों तो आपके लिए वापस आना मुश्किल होता है। और ज़ल्मी की बैटिंग को भी अगर देखते हैं ना तो जो कल टीम खेली है 5 आउट होने के बाद उनके पास बैटिंग नहीं है, क्या रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो कल भी पार्टनरशिप लग गई है, अगर ना लगती तो 50 पर भी आउट हो जाते थे, हो सकते थे। तो वो बहरहाल इसके बावजूद भी कोई मैच थोड़ा सा लंबा हुआ, देखने वालों के लिए कुछ तफरीह का सामान निकला वहाँ से। लेकिन इस्लामाबाद के जो बॉलर्स हैं वो बड़ी अच्छे वक्त में अपनी टीम के लिए विकटें निकाल रहे हैं। नसीम वापस अपने उस रिदम में, उस गेंदबाजी में वापस आ रहे हैं जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं, जिसके लिए वो माने जाते हैं, जिसके लिए दुनिया उन्हें समझती है कि वो एक इतने अच्छे बॉलर हैं। फिर हुनैन उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में, तो ये सारी चीज़ें उनके लिहाज से ठीक हैं। उससे पहले आप बैटिंग में देखें, परफॉर्म कर दिया, शादाब खान ने रन्स कर दिए, उनकी बैटिंग की वजह से रन्स ऑन बोर्ड गए। फिर जब देखने को आखिर में आज़म खान ने रन्स ऑन बोर्ड किए, जॉर्डन कॉक्स ने किए। पेशावर की जो बॉलिंग है उसमें एक चीज़ अब जो है ना, वो जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं वो ज़रूर आप उसको कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबल हो रही है, एक्सपोज हो रही है, या आप उसको कहीं आसान हो गई है जो अच्छे पावर हिटर्स हैं उनके लिए। सलमान इरशाद बिलखुसूस जब आज़म खान उन्हें खेल रहे थे बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा था कि आज़म को पता है कि इन्होंने कहाँ बॉल करना है और मैंने उसको कहाँ खेलना है। बिल्कुल ऐसे ही। और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सलमान इरशाद के पास कि मैंने, वो सिर्फ ये यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे और वो पहले थोड़ा सा नीचे उतरे होते थे, आगे बॉल होता था बिल्कुल मिडल में, वो सिर्फ उसकी पेस को इस्तेमाल करते थे। उन्होंने जिधर भी खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलें या सीधा बॉलर के ऊपर, सर के ऊपर से खेल दें, उन्होंने सिर्फ उसकी पेस को मिडल किया और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। और उनको जब भी बाउंड्रीज हुई हैं कल के दिन में, वो जिसने भी उन्हें खेला है वो इस अंदाज में था कि वो पहले ही पता था बैटर्स को कि ये सिर्फ यही गेंद करेंगे और उन्होंने हर मर्तबा वही बॉल ही किया। इसका जब आप इतने प्रेडिक्टेबल हो जाएं एट हाईएस्ट लेवल तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। आपको कोई प्लान बी आपके पास होना चाहिए या आप किसी और लेंथ के ऊपर भी जाना चाहिए। जब बैट्समैन ने आपको पढ़ लिया है ना तो फिर वो अब तो आप देखें ना कि उनको पता है कि इन्होंने आगे बॉल करना है, वो थोड़ा सा इधर होंगे, ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा रूम निकालेंगे, इसको इधर से कर देंगे, थोड़ा सा पिच अच्छी जगह पर हो गया उसको सीधा उठा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये उनकी बॉलिंग में भी कल उतनी ज़्यादा, सलमान का तो पहले दिन से ही नज़र आ रहा है कि उनकी जैसे जैसे PSL आगे बढ़ रही है उनकी बॉलिंग निस्बतन आसान होती जा रही है। और ये ज़ल्मी के नुक्ता निगाह से कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर आपके, चूँकि वो डेथ ओवर्स करते हैं, इनिंग्स के दरमियाने हिस्से में बॉलिंग करने के लिए आते हैं, अगर वो प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो इसका मतलब है वो उस टाइम में वो एक वीक लिंक बनेंगे। कल आज़म ने बहुत अच्छी बैटिंग की उनकी बॉलिंग पर, बिल्कुल उनको कल बिल्कुल किसी किस्म का उनको कोई मसला नहीं था जब वो बड़े शॉट्स खेल रहे थे। बहुत ऊपर का मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट था उनका, बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने कल हिटिंग की, बहुत शानदार, इतने अच्छे, इतनी नीट हिटिंग, और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और सलमान इरशाद साहब की भी दाद देना पड़ेगा, आगे मैं ये थी करूँगा। बहुत अच्छा था। अच्छा देखिए, जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो खुशी होती है और खुशी से हम लोग उनका जिक्र करते हैं। इसी तरह अभी जंजानी साहब जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो जंजानी साहब से पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो जंजानी साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम मीरा, अल्लाह का शुक्र, आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं, हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं और बहुत हैरान भी हैं। आपकी कल की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। शादाब वाकई बाबर पर भारी पड़ गए और बाबर जो है वो स्कोर ना कर पाए बल्कि रन आउट हो गए हैं। जंजानी साहब, बाबर के सितारे क्या कहते हैं आगे, क्योंकि आज भी उनका मैच है, कल क्या हुआ, किस तरह से कुछ कर ना पाए हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ कर गए हैं जो शायद ना करते अगर समझ रखते या थोड़ा सेंसिबली प्ले करते या प्रोफेशनली थोड़ा सा परफॉर्म करते तो कम से कम ये वाली मिस्टेक ना करते। जी बिल्कुल मीरा, वैसे ही है, चूँकि बाबर कल के ऊपर हावी थे शादाब, उनके सितारे अगर मैं देखूं तो कल भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि शादाब खान जो हैं वो कल के मैच में काफ़ी ज़्यादा हावी नज़र आ रहे हैं
और ऐसा नहीं हुआ कि बाबर जो है उनके सितारे कमज़ोर, असल में हुआ ये कि शादाब के सितारे कल ज़्यादा ताकत में थे। उनकी टीम के एतबार से, उनकी कैप्टनसी के एतबार से वो ज़्यादा हावी थे और उन्होंने किसी भी गलती की जो गुंजाइश है वो ना छोड़ी और बाबर आजम को उसका मज़ा भुगतना पड़ा। और यही चीज़ बाबर आजम को कल के मैच से भी सीखनी है, क्योंकि आज भी अगर मैं देखूं तो बाबर आजम जो है मोहम्मद रिजवान के मुकाबले में इंतहाई वीक और कमज़ोर आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज भी अगर उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो दोबारा से वही कुछ हो सकता है जो कल हमें देखने को मिला हो। यानी बाबर समझने बूझने के बावजूद कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर जाएंगे कि स्कोर बनाए बगैर ही आउट हो जाएंगे और टीम को मुश्किलात का सामना हो सकता है। देखिए, कल भी मुझे ये नजर आ रहा था कि बाबर कल स्कोर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हुआ ये कि उनकी ये गलती जो है वो उनको उस तरफ नहीं लेके जा सकी। और आज भी अगर मैं देखूं तो बाबर आज स्कोर करते हुए बिल्कुल दिखाई देते हैं। अगर कोई एक भी गलती करते हैं तो चूंकि उनके जो दूसरी टीम के कैप्टन हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा हावी हैं बाबर पर। बाबर आज भी कमज़ोर है और मैं राज खोल देता हूँ, मैं खुल के बता देता हूँ कि आज जो है पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान की दोनों टीम्स के अदाद शुमार जब हम करते हैं तो मुल्तान सुल्तान काफ़ी ज़्यादा हावी दिखाई देती है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। इम्कानात हैं कि पेशावर ज़ल्मी आज जाए और मुल्तान सुल्तान जीत जाए। और जब कैप्टन्स की बात करूं तो बाबर आजम इनके अदाद शुमार और मोहम्मद रिजवान के अदाद शुमार के मुताबिक बाबर आज लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिजवान जो हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज टीम के एतबार से भी और कैप्टन के एतबार से भी दोनों जानिब बाबर आजम कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो आज बाबर के लिए एक और मुश्किल दिन हो सकता है। हाय हाय, अल्लाह ताला खैर ही करे बस, क्योंकि बाबर के साथ जितनी उम्मीदें, जितनी मोहब्बत जुड़ी होती है बंदा नज़रों में भी उतना ही आ जाता है, ये तो फैक्ट है। ज़ंजानी साहब, शादाब की आप बात करें कि शादाब के सितारे जो हैं वो खासे बेहतर हैं, बाबर के ऊपर भी हावी हैं, तो ये कब तक जारी रहेंगे? क्या शादाब यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो भी हमें पॉइंट्स टेबल के एतबार से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा? देखिए, शादाब जो हैं वो गुज़श्ता मैच में बिल्कुल हावी रहे हैं बाबर के ऊपर, लेकिन उनका अगला मैच शादाब का होगा शाहीन के खिलाफ। तो उस मैच के अंदर मुझे ये थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। उस मैच के अंदर शादाब, चूँकि दोनों शीन आमने सामने होंगे और उसके अंदर जो शाहीन कलंदर शाहीन है वो ज़रा थोड़ा ताकत में नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी नताइज हैं वो तो उस मैच से एक दिन पहले इंशाल्लाह बताएंगे या उसी दिन बताएंगे। लेकिन शादाब के लिए अगले मैचेस इतने आसान नहीं हैं। ओह, यानी कि शाहीन जो है वो नेक्स्ट मैच जीत सकते हैं, कलंदर्स के नाम हो सकता है एक मैच। बिल्कुल, कलंदर्स को कोई, वो हमारी पंजाबी में एक मुहावरा है, कहते जांदी बहार, तो जाते जाते इनको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती कलंदर्स को। चलें जी, बेहतरीन हो गया। हाफिज साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे ज़ंजानी साहब से? ज़ंजानी साहब, रमज़ान में गर्मियाँ होंगी या नहीं होंगी? मौसम ठंडा ही गुजरेगा। ज़ंजानी साहब, वेदर फोरकास्ट में थोड़ी होते हैं। नहीं, गर्मी के भी अपने सितारे हैं ना, सूरज के सितारे हैं, कैसे हैं? हाफिज साहब, जो शख्स बिरयानी नहीं खिलाता उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी। हाय, इसका मतलब ये है कि आपने 2 AC लगवा लिया क्योंकि आपको ज़्यादा गर्मी लगनी है। और फिर मैं ना ही समझा। उमर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से उमर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैंने ये सवाल पूछ रहा था कि फ़हीम अशरफ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बेशक इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है लेकिन कुछ इंडिविजुअल वाइज परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस सीज़न में, तो क्या उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि फ़हीम का ताल्लुक जो है जुपिटर से है, जुपिटर रेट्रोगेशन में था और आने वाले एक मैच अभी इनका और है जो कि ग़ालिबन 6 तारीख को है, लेकिन 7 तारीख के मैच में या उसके बाद ये बिल्कुल परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मैच अभी और ऐसा होगा जिसमें शायद ये परफॉर्म उस तरह से ना कर पाएँ, लेकिन 6 और उसके बाद वाले मैचेस में बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमें बस अच्छी अच्छी अपडेट्स करते रहा करिए, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिकेट की जानिब से वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं जो आप बताते हैं, फिर थोड़ा हौसला हो जाता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कल वाले से आपके स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए,
कल जो मैं बातें कर रहा था, मैंने पिक्स की थी अपनी कि शादाब खान या कोलिन मनरो तो नहीं चले खैर, लेकिन शादाब खान ने जिस तरह उम्दगी के साथ जो परफॉर्म किया, ना सिर्फ बैटिंग के साथ बल्कि बॉलिंग के साथ भी, वो अलग बात है कि शुरू में उनको मार पड़ी, बाद में उन्होंने कम बैक किया। तो आप देखें कि एलेक्स हेल्स की विकेट गिर जाना जल्दी, कोलिन मनरो की विकेट गिर जाना जल्दी, जो कि हम नाम लेते कि कितने दोनों जो ओपनर इतने तगड़े हैं, अगर ये चल जाए तो फॉर्मिडेबल फॉर्म में ले जाते हैं यूनाइटेड को, तो दोनों अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए। लेकिन वहाँ पे टेस्ट था सलमान अली आका का, वहाँ पे टेस्ट था शादाब खान का, जिन्होंने अपने आप को प्रमोट किया और एक बार फिर उन्होंने बताया कि ही फील्स मच कंफर्टेबल जब वो नंबर 4 पे खेलते हैं या अर्ली टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। तो जिस तरह उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यूनाइटेड के लिए बनाया, तो वो बैक फुट पे ले गए ज़ल्मी को वहाँ से। और जैसे आप देखें कि सलमान इरशाद, वो अब पुअर लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग उन्होंने की है, कोई उसमें जान नहीं थी उनकी बॉलिंग में। और वहाँ से जो है पलरा बाड़ी हो गया यूनाइटेड के साथ। फिर आप देखें कि ऑफ लेट आज़म खान ने जिस तरह वो ऑन स्लॉट किया है डेथ ओवर्स में, वो उन्होंने अपने हेटर्स को भी एक बार चुप किया। ऑल्दो उन्होंने 27 रन्स के कैमियो खेला, लेकिन वो उसने जो है और ज़्यादा इम्पेटस ऐड किया यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप के लिए। और ऑन द अदर साइड आप ये देखें कि ज़ल्मी का इस बार यही था कि बाबर अगर चले गए तो वो एक जो है करंट डाल देते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट कि बाबर पावर प्ले पे आउट हुए। तो आप यहाँ से देखें कि बाबर रन्स कर रहे थे तो ज़ल्मी का जो है वो स्विच ऑन था। और लेकिन आपको दाद ज़रूर देनी चाहिए कि जिस तरह की पार्टनरशिप लगाई आमिर जमाल ने और पॉल वॉल्टर ने 107 रन्स की, और 18 पे 5 आउट थे। तो आप ये देखें कि 107 रन्स की पार्टनरशिप लगाना बहुत अच्छी बात है और क्रिकेट के लिए अच्छा है। ऑल्दो ज़ल्मी हार गए थे, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम। हुनैन शाह का स्पार्क नज़र आया, 4 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए, 2 विकेटें ली। के बड़े भाई नसीम शाह ने 1 विकेट ली, 26 रन देके। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीजन कैंपेनर रोमान रईस भी फॉर्म में आए, 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेटें ली उन्होंने। तो ओवरऑल वाज अ गुड गेम। और यूनाइटेड, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनकी रवायत रही है कि टूर्नामेंट में ना ऑफ लेट वापसी इनकी होती है, और वो एक बार फिर जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि साइम ने 2 बड़ी विकेट्स ली थी, कोलिन मनरो की भी, हेल्स की भी, तो क्या इनको थोड़े और ओवर्स नहीं दिए जा सकते थे ताकि मैच शायद रिजल्ट और बेहतर हो जाता? देखिए, साइम को इस टूर्नामेंट में अब तक कप्तान मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी देखा गया उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया और उसके बाद उनको बाद में नहीं लाया। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, उन्होंने हैरान किया थोड़ा सा। शायद वो अपनी बॉलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं संजीदगी के साथ। जिस तरीके से एलेक्स हेल्स को उन्होंने आउट किया ना, उनके पास कोई, एलेक्स हेल्स को समझ ही नहीं आया कि बॉल गिरने के बाद कहाँ पर उसने जाना है। कैरम बॉल डिलीवरी थी वो, तो वो उसको जो है समझ नहीं आ पाया, उसको हैंड ऑफ द हैंड पिक नहीं कर पाए। तो वो एक आसान गेंद नहीं है, उसके ऊपर आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती है, महारत हासिल करना पड़ती है, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो साइम की गेंदबाजी करना और उनका कामयाब होना ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि अगर आपके पास, जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो एक आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उनकी गेंदबाजी में आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं कप्तान उनके ऊपर एतमाद कर रहा है और फिर उनको विकटें भी मिल रही हैं, अच्छी विकटें ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो असल में जो पेशावर का मसला अब है, वो रन्स उनको 200 भी हो जाएंगे ना, वो 200 भी चेज़ कर सकते हैं। हाँ। उसका इन्हिसार बाबर के ऊपर है। बैटिंग में उनके पास जब तक बाबर रन्स नहीं करेंगे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कैडमोर भी रन्स नहीं कर पाए कल। रॉबिन पावर और कैडमोर बाबर के आउट होने के बाद इनका सबसे बड़ा हिस्सा था कि ये कहाँ पर लेकर जाते हैं उनको, अपने रन्स को चेस में किस तरीके से अप्रोच करते हैं। लेकिन वो कैच बहुत अच्छा हो गया, आज़म ने ले लिया। लक जब आपकी साइड पर होती है ना, इस किस्म के कैचेस होते हैं। और जब लक आपकी साइड पर नहीं होती, इस तरह के कैचेस नहीं होते। पावल जो है वो कुछ और खेलना चाह रहे थे, वो बॉल बिल्कुल सीधा बला और सॉफ्ट डिस्मिसर उनका हुआ, तो वो भी चले गए। तो ज़ल्मी के लिए कल बाबर का आउट ही था। उसके बाद आप जो मर्जी कह लें, जो हर किसी का अपना अपना एक नुक्ता नज़र होगा, लेकिन बाबर के आउट होने के बाद बड़े चेज़ में पेशावर ज़ल्मी के लिए किसी भी टीम के खिलाफ मुश्किल होगी। और अगर उनके उसके बाद विकटें आप देखेंगे, पहले जो 3, 4, 5 ओवर्स हैं उनमें उनके रन्स देख लें, उनकी विकटें देख लें, मैच तो वहीं पे ख़त्म हो गया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सिंगल नहीं था जो बाबर खेले हैं सिंगल के लिए, जब वो दौड़े हैं वो रन नहीं था, वो आउट हुए उस पर उन बाहर बैठे सोच रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी विकेट ऐसे ही नहीं ज़ाया करते बाबर। वो हमेशा
बैटिंग करना पसंद करते हैं, लंबी बैटिंग करना पसंद करते हैं, इस तरह के उनको वो तो बहुत अच्छे बॉल पर आउट होंगे या बहुत अनलकी होंगे तो आउट हो जाएंगे। रन आउट होना तो है जैसे आपने एक तरह से ना खुदकुशी कर ली है। तो कल उनको जितना अच्छा पिच था, जितने अच्छे शॉट्स लग रहे थे, अगर बाबर कल खेल जाते तो जितने भी लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे ना, उनको मज़ा आ जाना था कि वाकई बहुत शानदार अंदाज में जिस तरीके से वो खेलते हैं, बाउंड्रीज छोटे थे, टच करना था उन्होंने, गैप्स में निकलने थे, क्या शानदार किस्म की। मतलब आजम को देखें जैसे उन्होंने शॉट्स खेले हैं, ठीक है। आमिर जमाल के कुछ शॉट्स को आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ से बॉल उठाए और उन्होंने बाहर क्लियर किया उसको बाउंड्री। तो बाबर आज दबाव होगा क्योंकि कल की शिकस्त के बाद आज उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम सामने है, पॉइंट्स टेबल के एतबार से भी क्या दबाव होगा आज? देखिए हर दिन एक नया दिन है और सारे के सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। क्लिक करने की बात है, गो के मुश्किल होगा। मुल्तान के साथ उनका मैच है, मुल्तान एक मजबूत टीम है, टेबल पर सबसे ऊपर है, उनके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, कप्तान उनके बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को चला रहे हैं। उस्मान ने मेरा ख्याल आज का मैच नहीं खेलना, उस्मान नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो अच्छे हैं, टच भी अच्छा है। डेविड मलान जब खेले उन्होंने रन्स किए, रिजा हेंड्रिक्स खेलते हैं वो रन्स कर देते हैं, ठीक है। विली उनकी तरफ से खेल रहे हैं, डेविड विली भी, तो वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। उसामा मीर गो के कोई इतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं है, मतलब अगर आप जैसे शादाब को विकेटें मिली हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल बॉलिंग देखते हैं तो वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लाइन ठीक नहीं है। और जब पाकिस्तान के लिए उनकी सिलेक्शन होनी है वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से होनी है, नंबर 3-4 के बैट्समैन की हैसियत से नहीं होनी। आप जितने मर्जी रन्स कर लें, लेकिन जब आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो रहे होंगे आपकी बॉलिंग फॉर्म को देखा जाएगा कि आप वाकई आप बॉलिंग फॉर्म आपकी अच्छी है या नहीं है। विकेटें बाज़ औक़ात एक मैच में विरार ने भी कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन उनको विकेटें मिल गई। लेकिन जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जो सिलेक्टर्स होते हैं, सिलेक्शन कमेटी देखती है कि बॉलिंग क्या की थी, विकेटें किन गेंदों पर मिले हैं, क्या आपने आउट किए हैं, बैट्समैन आउट हो गया है। तो बाज़ औक़ात आप बैट्समैन आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे कल बाबर आउट हुए हैं, बाबर को किसी ने आउट तो नहीं किया ना, एक तरीके से वो तो रन आउट हो गए हैं। उनकी गेंदबाजी जो है वो ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए निस्बतन के वो बैटिंग में परफॉर्मेंसेज उनकी आएँ। उनकी बैटिंग तो वो इससे पहले भी आप देखें कि अपनी फ्रेंचाइज़ की तरफ से वो अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके ऊपर आते थे तो वो रन्स निकालते थे वहाँ से। तो इस मरतबा भी वो रन्स निकाल रहे हैं, लेकिन ये इसके बाद जब वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जाना है, क्या वहाँ पर उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ अगर सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि वाकई इनको हम नंबर 4 पर एज बैटिंग ऑलराउंडर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो एक नए तजर्बे की तरफ जाएंगे। लेकिन बॉलिंग जब तक उनका वीक लिंक होगी उनकी सिलेक्शन हमेशा सवालिया निशान रहेगी। अगर वो बॉलिंग फॉर्म उनकी अच्छी नहीं होगी तो उनके लिए मुश्किलात होंगी आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल सही। उमर आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे, हेड टू हेड कितनी बार आमने सामने आए हैं, और स्पेशली टॉस के एतबार से पहले क्या सिलेक्ट करके विनिंग टीम्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आती रही? अभी बता दें क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टॉस जो है वो क्या रवायत के मुताबिक हुआ है या उसमें कोई तब्दीली आई है। देखिए ज़ल्मी वो टीम है जो कि एक पावर हाउस रही है PSL में, लेकिन मुल्तान सुल्तान के खिलाफ वो ऐसे है जैसे वो मिनो है, एक कमज़ोर टीम है, क्योंकि 10 मरतबा सुल्तान जीते हैं और 4 मरतबा सिर्फ ज़ल्मी जीते हैं। तो सुल्तान का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा जो है फॉर्मिडेबल है अगेंस्ट ज़ल्मी। बिल्कुल सही। और उनको बहुत कुछ करना है। और दूसरा आपने क्या बात की, दूसरी जो बात है वो भी अभी बता दें। हाँ प्लीज़। देखिए उसमें ऐसा है कि सुल्तान 6 मरतबा जो है पहले बैटिंग करते हुए जीता है अपने 10 मैचों में से, 4 मरतबा बॉलिंग करते हुए। और बाकी जो ज़ल्मी जो जीते हैं वो 4 मैचेस उसमें से 3 बार वो बॉलिंग करते हुए जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज ज़ल्मी को बॉलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ये तो हर दिन एक नया होता है, तो एक हिस्ट्री होती है, वो जो होता है, लेकिन फिर भी एक ग्रिप होती है। इट डिपेंड्स और क्या सिचुएशन है पिंडी में, उसके हिसाब से करेंगे। टू अर्ली टू से कि क्या है वो, जब टॉस पे जब जाएंगे, पहले जब पहुंचेंगे ग्राउंड में, प्लेयर्स, मैनेजमेंट, कैप्टन वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब आपसे जानना चाहूँगी, अभी कुछ देर पहले भी आप इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मज़ीद इसमें डिटेल्स जानना चाहूँगी कि दोनों टीम्स में से फील्डिंग के एतबार से कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेरी बात सुने, बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि हारिस रऊफ का कंधा ख़राब हुआ था, उसका इलाज कौन करा रहा है? डॉक्टर्स करा रहे हैं। डॉक्टर्स तो टीम करवा रही होगी डॉक्टर्स से। देखिए एक खबर ये है, खबर आ गई है कि
उनका इलाज उनकी फ्रेंचाइज करा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल को एक तरफ रखते हैं, उनसे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ या कोई मशवरा नहीं दिया गया या उनसे पूछा नहीं गया या उनकी इंजरी के हवाले से किसी भी किस्म का रब्ता या बातचीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया था लीग से, मेरा ख्याल बिल्कुल एंड कुछ ज़्यादा 1 आध दिन पहले लीग से PSL से पहले ख़त्म कर दिया था, उसको बहाल करने और उसके उन्होंने उसकी अपील भी कर दी। और इस दौरान अगर आपका एक नुमाया गेंदबाज जो कि 3-4 बरस से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, क्या पता आप कल उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दें, और अगर आप उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दें तो वो पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स में आ जाएंगे। और अगर आपकी ड्यूरिंग टूर्नामेंट आपका एक नुमाया क्रिकेटर जो कि सिर्फ लीग के साथ मुंसलिक नहीं है या किसी फ्रेंचाइज के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक है। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप अपने टॉप प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप उनका कॉन्ट्रैक्ट बहाल नहीं भी करते हैं, दोबारा दे तो सकते हैं ना। बिल्कुल सही। अगर आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो प्लेयर को जब मुश्किल वक्त होता है तो फिर आपको उसको संभालना पड़ता है, उसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल आपको उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए या इसको दीवार से नहीं लगा देना चाहिए, उसको भुला नहीं देना चाहिए। अभी तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और अगर उनको कोई तकलीफ़ है किसी किस्म की, वो उनका कंधा तकलीफ़ में है या वो नई मैचेस खेल रहे हैं, इंजर्ड हो गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ना कि उनका ख्याल रखें। बिल्कुल। शाहीन अफरीदी वाला केस आपके सामने है कि जब उनको इंजरी हुई तो वो अपनी मदद आपके तहत अपने इलाज के लिए निकल गए, ठीक है। तो ये जो आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनके साथ इस किस्म का रवैया मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक की जो इत्तलात है कि शायद उनके साथ कुछ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ, या मेडिकल पैनल खुद से तो कुछ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक पॉलिसी होती है। और अगर आप सारी दुनिया देख रही है ना वो अनफिट हो गए हैं, तो जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, वो खुद भी पूछ सकते हैं मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसका क्या है, मुझे बताएं, अपडेट क्या है, उसकी हेल्थ जो है अपडेट मुझे बताएं। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि और सवालात उठेंगे, आप कैसे छोड़ सकते हैं अपने टॉप प्लेयर को। मतलब ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, ये ऐसे होना नहीं चाहिए था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है ना, ठीक है, दोबारा भी तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल। दोबारा अगर आपको ज़रूरत पेश आ जाए, फ़र्ज़ कर लें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आप ने उसको नहीं रखा, लेकिन वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो और वो सबसे ज़्यादा बेहतर फॉर्म में आपको दिखाई दे, तो आप उसको नहीं लेके जाएंगे? लेके जाएंगे ना। बिल्कुल। तो फिर चीज़ें जो हैं, खिलाड़ियों को मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना किया, ठीक है, उनका ख्याल था कि उनको नहीं खेलनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ख्याल था कि उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, आपने मुआहदा ख़त्म कर दिया। नहीं, या तो फिर आप राइट ना दें, या फिर अगर आप राइट दे रहे हैं तो फिर आप मतलब प्लेयर को भी तो पता है ना कि परफॉर्म ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी तय किया था कि 2 से ज़्यादा NOC नहीं मिलेंगी साल में, किसी को NOC नहीं दिया जाएगा 2 लीगों से ज़्यादा, तो जिसको मिली है फिर उसको क्यों दी 2 से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है इस बुनियाद पर, तो आपको दीगर लोगों के खिलाफ भी फिर मुस्तकबिल में ऐसे ही काम करना पड़ेगा। सो इसको मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं कभी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी होते हैं। आपके ख्याल में ये ग्रज की वजह से भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका जो है मंसूख किया गया, क्योंकि जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने कहा था कि एटीट्यूड अच्छा नहीं था हारिस रऊफ की जानिब से। तो चीफ सेलेक्टर साहब की अपनी सोच है वहाब रियाज साहब की, और उनका अगर उनका एटीट्यूड की बात नहीं है, उनसे बात हुई जी कि टेस्ट मैच खेलें, उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेल सकता। उनके मुताबिक पहले उन्होंने रजामंदी का इजहार किया कि मैं खेल लेता हूँ, बाद में उन्होंने माजरत कर ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो उनका इसी वजह से ख़त्म हुआ ना कि उन्होंने चूँकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और उनको खेलना है अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है तो। पाकिस्तान ये एक और पहलू है, फिर ये बहस किसी और तरफ निकल जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है तो आपने क्या उनको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो आपने यकीनी तौर पर ये देखते हैं कि अजहर अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब भी मिला है, जब तक वो खेलते रहे, उनकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस के ऊपर मिला है कि ये पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट के हैं। असद शफीक को जब भी मिला इसी तरीके से मिला, यासिर को जब भी मिला इसी तरीके से मिला। तो जब आपने हारिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, यकीनी तौर पर यही बात हुई होगी कि ये पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल के बॉलर है, उसी पर दिया गया है, ठीक है। और अगर आपने उसको इस बुनियाद पर रखा था तो फिर उसकी बात ठीक है, और अगर आप उनको समझते हैं कि वो टेस्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, तो फिर आपने उनको 1 साल तक तो मुँह नहीं लगाया,
आपने खिलाया ही नहीं टेस्ट मैच, और जिस टेस्ट मैच में वो खेले थे वहाँ पर भी उन्होंने सिर्फ 11 ओवर्स किए थे। कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने उनको खिलाई, कितना आपने उनको उस क्रिकेट में डाला जिससे वो तैयार होते या बेहतर होते या फिर 5 दिन के क्रिकेट की तरफ जाते। तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से आप गौर कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा है, तो फिर उनको भी ये देखना चाहिए था कि अगर मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट अगर ये कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको ये कह रहा है कि आप खेलने के लिए जाएँ, तो फिर उनको जाना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि खिलाड़ी को अपनी मर्जी भी का भी फैसला करने का इख्तियार है। हम कहते हैं यार उसने अच्छा किया, अगर वो नहीं था फिट नहीं था या वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था तो उसने कहा जी मैं नहीं खेलता हूँ, तो दुनिया में कहीं और हो तो उसकी हौसला अफजाई भी होती थी। यानी आप यस सर बोलते हैं तो आप मुश्किल देखिए, इंडिया हमारी पॉलिसी ना, हमारी जो पॉलिसी है ये मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ हवालों से अलग होती है। हम कभी भी एक इस तरह की पॉलिसी के ऊपर नहीं है कि एक ही अगर पॉलिसी 10 बंदों के लिए है तो वो 10 के 10 अफराद पर एक ही स्पिरिट में लागू होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पॉलिसी तो है, लेकिन अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है कवायद व ज़वाबित की तो फिर वो चेहरा देखकर फैसला किया जाता है कि क्या इसको उसमें शिकंजे में लाना है या नहीं लाना है, इसके लिए रियायत देनी है या नहीं देनी है। तो ये है। मोहसिन साहब हैं, मोहसिन साहब उम्मीद है कि आज उन्होंने अभी भी कुछ देर पहले भी खिलाड़ियों से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि वो सिफारिश का कल्चर जो है वो ख़त्म होगा पाकिस्तान में। 11 खिलाड़ियों को एक करना है, सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट पर सिलेक्शन होगी। अल्लाह करे कि मेरिट पर ही सिलेक्शन हो, अल्लाह करे कि हकीकत है कि सिफारिशों पर भी सिलेक्शन होती है और मेरिट पर बिल्कुल होती है जी। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें तो ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है कि बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब ये इसके भी 2 पहलू हैं ना। मतलब आप बहुत अच्छा खेलती हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा किसी जगह से, लोग आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, तो आपके लिए किसी को कह दिया जाता है यार ये कैंप लगा हुआ है तो इनको भी देख लें। आप वहाँ पर जाएंगी, सिलेक्ट आपने परफॉर्मेंस से ही होना है। हाँ। एक रास्ता दिया जाता है यार ये इसको भी चेक कर ले, तो अगर आप अच्छी होंगे वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। एक सिफारिश ये होती है कि 2 लोग रेस में हैं, 2 लोग रेस में हैं, दोनों एक ही जितने अच्छे हैं, ठीक है, या दोनों में कोई एक 19-20 है, जो फिर मंजूर नज़र या पसंदीदा होता है उसको आगे कर दिया जाता है, जो दूसरा होता है उसको पीछे खींच लिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है दोनों सलाहियत में किसी भी जगह किसी से कम नहीं होते, ठीक है, वहाँ पर भी फिर पसंद नापसंद आ जाती है, कौन सा ज़्यादा पसंदीदा अफराद की फहरिस्त में शामिल है वो भी हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे ज़राए चलते हैं जहाँ पर तकर्रियों में भी पसंद नापसंद हर जगह पर होती है, हर जगह पर होती है। कह देना बड़ा आसान है, कह देना बहुत आसान है कि मैं नहीं कहता, मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पर बहुत सारे मामलात में कोशिश मतलब असरअंदाज होने की, मतलब फ़ोन करने का मतलब असरअंदाज ही होना होता है ना। ऐसे ये मतलब आप मुझे फ़ोन कर दें हाल मुंडा थोड़े को भेज दिया जरा मैरिट तो हुए थे जरा देख लेना मैरिट तो आया थे उनको प्रोसेस से जावे। नहीं बिल्कुल सही बात है। हालात, माहौल और सिचुएशन कुछ भी आपसे करवा सकती है। यू कैन नॉट से दैट यू आर वेरी वेरी फर्म अबाउट योर वर्ड्स। आप कभी भी चेंज हो सकते हैं, हालात बदल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे खिलाड़ी हमारी मुल्क का सरमाया है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उनकी सेहत का ख्याल रखें। हमारे काफ़ी खिलाड़ी जो हैं वो इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे कि उनकी फ़िटनेस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और हारिस रऊफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी फ़िटनेस पर उनकी सेहत का बराबर ख्याल रखा जाए। हाफिज़ साहब आपका आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कुछ ही देर बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और आपसे बात करेंगे करंट जो मैच होने वाला होगा उस हवाले से। आपसे जिक्र करेंगे टॉस का और परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे कि क्या प्लान होना चाहिए, प्लेइंग 11 में क्या कोई तब्दीली होनी चाहिए, रिजवान को कैप्टनसी के एतबार से क्या कुछ तब्दीली करनी चाहिए, बाबर को कैसा परफॉर्म करना चाहिए। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।